आज हम द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का उदय इसके एक बहुत ही शानदार सेट को डिकोड कर रहे हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि इंसान जंगलों में भटकने वाले खानाबदोश या नोमैड से लेकर आज के इन कॉम्प्लेक्स शहरों के स्मार्ट सिटीजन्स कैसे बने। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये सच में ये समझने की कोशिश है कि आज हम जो हैं हमारा जो बेसिक नेचर है वो दरअसल कैसे बना। बिल्कुल, ये सफर शुरू होता है भाग 1 से, अर्ली सोसाइटीज और मेसोपोटामिया। लेकिन मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि जब कोई लिखित इतिहास था ही नहीं तो हमें ये सब पता कैसे चला। मतलब कोई डायरी या ब्लॉग पोस्ट तो था नहीं तब। वही तो, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना किसी गवाह के सिर्फ कुछ सुरागों के बेसिस पर कोई बहुत पुराना क्राइम सीन सॉल्व करना। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की तरह ही यहाँ हमारे डिटेक्टिव्स आर्कियोलॉजिस्ट्स यानी पुरातत्वविद होते हैं। सुदूर अतीत की इस खोज में जो लाखों साल पहले अफ्रीका में शुरू हुई थी, आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ एक पत्थर नहीं देखते, वो उस पत्थर में छिपे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, मतलब वो कॉन्टेक्स्ट को भी समझते हैं। राइट, वो हड्डियों के स्ट्रक्चर, तराशे गए पत्थर के औजार, स्टोन टूल्स और आर्टिफैक्ट्स को गहराई से स्टडी करते हैं ताकि ये समझ सकें कि उन शुरुआती इंसानों ने आश्रय कैसे बनाए होंगे, वो शिकार कैसे करते थे, और सबसे बड़ा सवाल आग और भाषा ने इंसान का पूरा गेम कैसे बदल दिया। वाओ, ये सच में माइंड ब्लोइंग है कि सिर्फ पत्थरों को देखकर इतनी बड़ी कहानी बुनी जा सकती है। अगर हम इस पूरे इतिहास को समझें, और यहाँ एक एग्जाम फोकस वाली बात है, जो लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे देख रहे हैं उनके लिए इस टाइमलाइन को याद रखना बहुत क्रिटिकल है। बिल्कुल, ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है इसे जंप्स में देखना। लाइक क्रोनोलॉजिकल जंप्स? हाँ, कहानी शुरू होती है 5.6 MYA यानी 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व। ये वो समय था जब पूर्वी अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उत्पत्ति हुई, जो हमारे सबसे शुरुआती पूर्वज थे। राइट, जिन्होंने पहली बार 2 पैरों पर चलना शुरू किया। और 2 पैरों पर चलने का मतलब था कि अब उनके हाथ आजाद थे, औजार पकड़ने के लिए। एग्जैक्टली, हाथ आजाद हुए तो इनोवेशन शुरू हुआ। लेकिन इसके बाद एक बहुत लंबा इंतजार है। 5.6 मिलियन साल से सीधा 1.4 मिलियन वर्ष पूर्व पर एक बड़ा जंप आता है, अफ्रीका में आग का आविष्कार। वाव, आग। आग के उपयोग के पक्के प्रमाण इसी समय के मिलते हैं। फिर एक और बड़ा गैप आता है और 195,000 साल पहले जाकर होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव का उदय होता है, वो भी अफ्रीका में। मतलब अगर इन डेट्स को ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि मानव इतिहास का 99% हिस्सा तो सिर्फ सर्वाइवल में ही निकल गया। 100%। अगर मानव इतिहास एक 24 घंटे की घड़ी है तो हमने शहर बनाना रात के 11:58 पे शुरू किया है। हम हमेशा से इन सुख सुविधाओं में नहीं रह रहे थे। एकदम सही। और इस टाइमलाइन में 40,000 साल पहले एक और अहम मोड़ आता है, ग्लोबल माइग्रेशन। यहाँ इंसान अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया की ओर फैलने लगता है। और फिर 27,500 साल पहले एक ऐसा बदलाव आता है जो इंसान को बाकी सभी जानवरों से अलग कर देता है। क्या था वो? सिंबॉलिक एक्सप्रेशन यानी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। इंसान गुफाओं में चित्र या केव पेंटिंग्स बनाने लगता है। ओह वाओ, तो वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे थे, वो आर्ट क्रिएट कर रहे थे। राइट, ये उनके दिमाग के विकसित होने का सबूत था। तो इतने लाखों सालों तक जब इंसान सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था तो उसका सर्वाइवल टूलकिट कैसा दिखता था? शेल्टर्स के लिए गुफाएं थीं, फूड के लिए शिकार था, आग थी, और विशेष रूप से तराशे गए पत्थर के औजार थे। राइट। लेकिन इस पूरी सर्वाइवल की कहानी में एक चीज है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर किया, और वो है भाषा। ये इस पूरे सफर का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है ना? बिल्कुल। यहां सिर्फ पत्थर के औजार इंपॉर्टेंट नहीं थे, भाषा ने एक बहुत बड़ा गेम चेंज किया। सोचिए, भाषा के आने से पहले क्या होता था? अगर किसी कबीले का सबसे बेहतरीन शिकारी मर जाता था तो उसका सारा ज्ञान उसके साथ ही खत्म हो जाता होगा। एग्जैक्टली। लेकिन बोली जाने वाली भाषा ने एक कलेक्टिव मेमोरी या सामूहिक स्मृति का निर्माण किया। आई लव दैट आइडिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शुरुआती इंसानों ने अपना पहला क्लाउड स्टोरेज बना लिया हो। हाँ, बहुत सही। अब डेटा या ज्ञान सिर्फ एक इंसान के दिमाग में सेव नहीं था, वो कहानियों के जरिए पूरे समुदाय के दिमाग में अपलोड हो रहा था और पीढ़ियों तक ट्रांसफर होने लगा। बिल्कुल सटीक। और यही वो कलेक्टिव नॉलेज था जिसने इंसान को उस मुकाम तक पहुंचाया जिसे हम मानव इतिहास का महान परिवर्तन कह सकते हैं। द ग्रेट पिवट
ये भी एक बड़ा एग्जाम फोकस टॉपिक है। हाँ, स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल पक्का याद रखना चाहिए। करीब 10,000 BCE का वो समय जब इंसान ने अचानक भटकना छोड़ दिया। इंसान ने भटकना छोड़ दिया मतलब लाखों साल की जो वो एंडलेस रोम या अंतहीन भटकन थी, जहां इंसान मौसम के पीछे पीछे चलता था। हाँ, उसकी जगह एक एग्रीकल्चरल एंकर ने ले ली। कृषि का आधार। जी हाँ, इंसान ने स्थायी कृषि अपना ली। ये सिर्फ खाना जुटाने के तरीके में बदलाव नहीं था, ये इंसान के जीने के पूरे ढांचे का बदलाव था। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। खेती शुरू करना रातों रात लिया गया कोई फैसला तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। और क्या ये एक तरह का ट्रैप या जाल में ही था? क्योंकि जब खेती करते हैं तो आजाद इंसान एक जमीन के टुकड़े से बंध जाता है, उसे वहीं टिकना पड़ता है। ये बहुत ही गहरा सवाल है और इसका जवाब ये है कि ये 6 चरणों का एक बेहद लॉजिकल साइकिल था। अच्छा, 6 चरण। हाँ, पहला चरण था ज्ञान संचय। इंसानों ने सालों तक मौसम और पौधों के उगने के पैटर्न को ऑब्जर्व किया। दूसरा चरण फसल उगाना। जब समझ आ गया तो उन्होंने गेहूं, जौ और चावल की खेती शुरू की। मेक सेंस। अब आता है तीसरा चरण, स्थायी निवास। अगर बीज बो दिया है तो आप उसे छोड़कर जा नहीं सकते, वरना जानवर खा जाएंगे। राइट, उन्हें वहीं रुकना पड़ा। बिल्कुल। चौथा चरण, घर निर्माण। अब जब महीनों तक एक ही जगह रुकना है तो गुफाओं से काम नहीं चलेगा, इसलिए स्थायी घरों का निर्माण शुरू हुआ। ओहो, मतलब घर बनाने का आइडिया खेती से आया। हाँ, और फिर 5वां चरण, बर्तन निर्माण। जब इंसान भटकता था तो मिट्टी के भारी बर्तन साथ लेकर चलना इम्पॉसिबल था, लेकिन अब घर बन गए थे और अनाज का भंडारण करना था तो मिट्टी के बर्तन यानी पॉटरी बनाई गई। और छठा चरण क्या था? उपकरणों में सुधार। अब भारी खेती के लिए पत्थर की कुल्हाड़ी जैसे नए और भारी उपकरण विकसित किए गए। वाह, तो ये एक पूरा चेन रिएक्शन था। बिल्कुल। खेती ने एक जगह टिकने पर मजबूर किया, टिकने ने घर बनवाए, घर बने तो स्टोरेज चाहिए था और फिर बेहतर टूल्स। सब कुछ कनेक्टेड है। इंसान ने सिर्फ जमीन पर खेती नहीं की, बल्कि जमीन ने भी इंसान को एक जगह रोक दिया। बहुत खूब कहा। और इस एक जगह रुकने का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ पता है? क्या? फ्री टाइम। जब इंसान सेटल हो गया और रोज सुबह उठकर शिकार के लिए जान हथेली पर नहीं रखनी पड़ती थी तो खाली समय बचने लगा। और खाली दिमाग तो इनोवेशन की फैक्ट्री होता है। एग्जैक्टली। दिमाग ने आसपास की चीजों को अपग्रेड करना शुरू किया। इसे हम टेक्नोलॉजिकल रिपल इफेक्ट कह सकते हैं। इस रिपल इफेक्ट के मेन परिणाम क्या थे? 3 मुख्य परिणाम थे। पहला, पत्थरों को सिर्फ तराशना बंद करके उन्हें पॉलिश किया जाने लगा। अनाज पीसने के लिए भारी ओखली और मूसल बने। दूसरा, मिट्टी से भट्टी तक का सफर। मिट्टी के बर्तनों ने क्रांति ला दी। वो कैसे? क्योंकि अब भोजन पकाना आसान हो गया। जो आहार पहले कच्चा या सख्त था वो पचने योग्य बन गया। इसका सीधा असर इंसान की सेहत पर पड़ा। राइट। और तीसरा? तीसरा, सन और ऊन से कपड़े बुने जाने लगे और तांबे और टिन की खोज हुई, जिससे कांसे या ब्रॉन्ज के मजबूत औजार बने। मतलब ये सिर्फ औजार नहीं थे, ये प्रॉपर लाइफस्टाइल अपग्रेड्स थे। बिल्कुल। लेकिन ये सब दुनिया में कहाँ हो रहा था? मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से ये ग्लोबल मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये सिर्फ अफ्रीका में हो रहा था? नहीं, ये किसी एक जगह तक सीमित नहीं था। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इंसान अपने माहौल के हिसाब से इवॉल्व हो रहा था। तो डेटा क्या कहता है? अगर हम पश्चिम एशिया की बात करें तो 8000 BCE में वहां गेहूं और जौ की खेती शुरू हुई और यहीं उरूक और उर जैसे पहले शहर बसे। अच्छा, और अफ्रीका में? अफ्रीका में 3000 BCE के आसपास पिरामिड बने, बाजरा उगाया गया। दक्षिण एशिया में 1.9 मिलियन वर्ष पुरानी रिवार बस्तियों के निशान हैं और फिर हड़प्पा लिपि आई। राइट, सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, और अमेरिका में 1200 BCE में मक्का की खेती और ओल्मेक संस्कृति के मंदिर देखने को मिलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये विकास दुनिया भर में पैरेलल हो रहा था। बिल्कुल। लेकिन एक बात हैरान करती है, आग खोजने में लाखों साल लग गए, लेकिन गांव बसने के बाद चीजें बहुत तेजी से बदलीं। हाँ, रफ्तार अचानक बढ़ गई। ये ऐसा है जैसे इंसान विकास की एक सीढ़ी पर चढ़ गया हो और वो सीढ़ी धीरे धीरे एक एस्केलेटर की तरह तेज हो रही हो। ये एस्केलेटर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी वाली एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। इसे हम 5 रिंग्स में समझ सकते हैं। ओके, पहली रिंग भोजन संग्रह जो लाखों साल चला। फिर दूसरी रिंग 10,000 BCE में स्थायी गांव। तीसरी रिंग 5000 BCE में व्यापार शुरू हुआ। चौथी रिंग में 3500 BCE तक छोटे राज्य बने और अंत में 5वीं रिंग 3000 BCE में प्रथम शहर। वाह,
यहाँ गति इतनी तेज हो गई कि ये इवोल्यूशन नहीं, एक क्रांति बन गई। लाखों साल की भटकन से लेकर शहरों तक का सफर। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, और ये भी एक बड़ा एग्जाम फोकस पॉइंट है। हाँ बताइए। जब बाहर का पूरा स्ट्रक्चर इतनी तेजी से बदल रहा था, गुफाओं से घर, कबीलों से राज्य, तो क्या ऐसा कुछ था जो इंसान के अंदर नहीं बदला? ये बहुत ही ब्यूटीफुल विरोधाभास है। इसे परिवर्तन बनाम निरंतरता कहते हैं। चेंजेस वर्सेस कंटिन्यूटीज। हाँ, बारी बदलाव तो बहुत हुए, लेकिन मानवीय मूल यानी ह्यूमन कोर हमेशा वही रहा। मतलब हमारी बेसिक नीड्स। राइट। आज भी भोजन, आश्रय और सुरक्षा की जरूरत वैसी ही है। सामाजिक बंधन बनाने की हमारी जरूरत और आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनाने की आदत, ये सब नहीं बदला। ये बहुत ही प्रोफाउंड बात है। मतलब बाहर से हम कितने भी स्मार्ट हो गए हों, अंदर से हम आज भी वही इंसान हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर इस पूरे सफर को एक फॉर्मूले में पिरोना हो, द एनाटॉमी ऑफ सिविलाइजेशन के लिए, तो क्या सभ्यता का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला है? हाँ, एक बहुत ही स्पष्ट समीकरण है। स्थायी कृषि प्लस तकनीकी नवाचार प्लस व्यापार नेटवर्क का विस्तार। और इससे बनते हैं प्रथम शहर। एग्जैक्टली। व्यापार ने शहरों को जन्म दिया। जब अजनबियों के बीच लेन देन शुरू हुआ तो नियमों और सुरक्षा की जरूरत पड़ी। और उसी प्रशासनिक जरूरत ने कस्बों को कॉम्प्लेक्स शहरों में बदल दिया। राइट। ये लॉजिक एकदम क्लियर है। लेकिन क्या इतिहास की किताबें जो हमें बताती हैं वो हमेशा 100% फाइनल होती है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। इतिहास कोई पत्थर पर खींची लकीर नहीं है। इसे पढ़ने के 4 सुनहरे नियम हैं। कौन से? पहला, तिथियां शुरुआत हैं, अंत नहीं। चीजों को परिपक्व होने में सदियां लगती हैं। दूसरा, इतिहासकार नए सबूत मिलने पर लगातार संशोधन करते हैं। मतलब हिस्ट्री अपडेट होती रहती है। बिल्कुल। तीसरा नियम, ओवरलैप स्वाभाविक है। चीजें दुनिया में एक साथ घट रही थीं। और चौथा, खाली जगह का मतलब ये नहीं कि तब कुछ हुआ नहीं था, बल्कि ये कि हमने अभी उसे खोजा नहीं है। यानी हिस्ट्री अभी भी खोजी जा रही है। हाँ। और इसी खोज के साथ हम अपने सफर के उस मुकाम पर आ गए हैं जो एग्जाम फोकस के लिए बहुत बहुत जरूरी है, द होराइजन, मेसोपोटामिया, जिसे अक्सर सभ्यता का पालना कहा जाता है। वर्तमान इराक में फरात और दजला नदियों के बीच। राइट। इसके मेन पिलर्स क्या थे? 3 मुख्य स्तंभ थे। पहला, मंदिरों के शहर। ये सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमी और व्यापार के मुख्य केंद्र थे। दूसरा, सबसे जादुई स्तंभ, क्यूनीफॉर्म, 3200 BCE में विकसित दुनिया की पहली लेखन प्रणाली। इसे गीली मिट्टी की पट्टियों पर उकेरा जाता था। मिट्टी पर लिखना। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब किसी ने पहली बार सोचा होगा कि मैं जो बोल रही हूं वो हवा में गायब हो जाता है, क्यों ना इसे मिट्टी पर हमेशा के लिए कैद कर लूं। बिल्कुल। एक आवाज को आकार दे देना। सच में एक बड़ी छलांग थी। और तीसरा स्तंभ था श्रम का विभाजन, डिविजन ऑफ लेबर। हाँ, अब समाज में राजा, लेखक, कुम्हार, कारीगर सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी चला रहे थे। क्या अद्भुत सफर रहा ये। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि ये सिर्फ हड्डियों या घरों के बनने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये मानव मस्तिष्क के विस्तार की कहानी है। सर्वाइवल मोड से क्रिएटिव मोड में शिफ्ट होने की कहानी। हमने देखा कैसे आग ने सुरक्षा दी, भाषा ने ज्ञान को क्लाउड स्टोरेज में डाला और व्यापार ने पहले शहरों और लिपि को जन्म दिया। बिल्कुल। हम हमेशा आज के टेक ड्रिवन शहरों की बात करते हैं, लाइक बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स, कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन्स और ग्लोबल इकोनॉमी। इन सबको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सब हमेशा से ही हमारी लाइफ का हिस्सा थे, राइट? एग्जैक्टली। ऐसा लगता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन का एक नेक्स्ट नेचुरल स्टेप सीधा एक मॉडर्न मेट्रोपॉलिसी था। पर रियलिटी थोड़ी अलग है। एक पॉइंट पर इंसान सिर्फ अपने लिए खाना उगा रहा था। एक सिंपल आइसोलेटेड विलेज लाइफ थी। बिल्कुल। और फिर ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा आहा मोमेंट आता है। अचानक से हमारे पास शहर है, ट्रेड नेटवर्क्स है और सबसे बड़ी बात, लिखने की कला है। राइट। और इस गहन चर्चा का पूरा मकसद उसी मैसिव ट्रांजिशन को समझना है। इसमें हम एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं जहां से मॉडर्न सोसाइटी का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ हिस्ट्री के कुछ ड्राई फैक्ट्स नहीं है। ये एक्चुअली समझने की कोशिश है कि इंसान ने पहली बार एक इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का निर्माण आखिर क्यों और कैसे किया। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हम इनोवेशन की बात तो करते हैं, लेकिन कैसे 2 नदियों के बीच की एक साधारण सी जमीन ने इस सब को जन्म दिया? हमारे सोर्सेस सीधा मेसोपोटामिया पॉइंट करते हैं। अगर इसके मीनिंग से शुरू करें तो कहां से आया ये नाम?
ये मेसोपोटामिया दरअसल ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, मीसोस जिसका मतलब है मिडल या मध्य, और पोटामोस जिसका मतलब है नदी। तो टेक्निकली ये 2 नदियों के बीच की भूमि हो गई। एग्जैक्टली जो आज के नक्शे पर मॉडर्न डे इराक का हिस्सा है। हाँ। और इसकी विरासत बहुत गहरी है। अर्बन लाइफ, मैथमेटिक्स और राइटिंग का बेस यहीं सेट हुआ था। 2000 BCE आते आते तो इनका राइटिंग सिस्टम इतना पावरफुल हो गया था कि वो मेडिटेरेनियन, सीरिया और टर्की तक फैल चुका था। सही कहा। और हमारे सुनने वालों में जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक प्रो टिप है, मीसोपोटामस और पोटामस का मीनिंग और इसका प्रेजेंट डे लोकेशन यानी इराक। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सीधा पूछे जाते हैं। बिल्कुल, ये तो फाउंडेशनल नॉलेज है। अगर मैं इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में फ्रेम करूं तो ये एंशिएंट वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली थी, एक इनोवेशन हब। पर जब मैं एंशिएंट इराक की ज्योग्राफी को देखता हूं तो एक नेचुरल सवाल उठता है कि क्या ये जगह हमेशा से एक एडवांस सिविलाइजेशन बनने के लिए परफेक्ट थी? राइट, क्योंकि हमारे सोर्सेज इस रीजन को 4 बिल्कुल अलग जोन्स में डिवाइड करते हैं। हाँ, भूगोल को समझे बिना हम इस सिविलाइजेशन को नहीं समझ सकते। अगर हम विजुअलाइज करें तो सबसे पहले उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन आता है, जो हरे भरे मैदानों और पहाड़ों से भरा था। बिल्कुल, यहाँ नेचुरल बारिश इतनी होती थी कि एग्रीकल्चर इजीली सपोर्ट हो सके। इनफैक्ट 7000 से 6000 BC के आसपास सबसे पहली खेती की शुरुआत इसी जोन में हुई थी। फिर आता है नॉर्थ रीजन जिसे स्टेप कहा जाता है। ये थोड़े ऊंचे प्लेन्स थे ना? हाँ, यहाँ का एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर से ज्यादा पशुपालन के लिए बेटर था। सर्दियों की बारिश के बाद ये पूरा इलाका भेड़ और बकरियों के लिए आदर्श चरागाह बन जाता था। और उसके बाद ईस्ट रीजन में ज़ैग्रोस माउंटेन्स की रेंज थी, जहां से टाइग्रस नदी की छोटी सहायक नदियां बहती थी। राइट, और ये बेसिकली ईरान की तरफ जाने के लिए एक मैसिव ट्रेड रूट प्रोवाइड करता था। पर अब आती है सबसे फैसिनेटिंग जगह, चौथा रीजन, साउथ का रेगिस्तान। ओके, लेट मी स्टॉप यू राइट देयर। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग और ऑनेस्टली थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव भी। वहीं बनेंगे, लेकिन इस रेगिस्तान को एक अलग इंजन चला रहा था। नदियां? एग्जैक्टली, वो इंजन बारिश नहीं थी, वो थी 2 महान नदियां, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, जिन्हें दजला और फरात भी कहते हैं। तो बेसिकली नदियां उत्तर के पहाड़ों से फ्रेश वाटर ला रही थी। सिर्फ पानी नहीं, ये नदियां उत्तर के पहाड़ों से बहती हुई अपने साथ नेचुरली उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती थी, जिसे हम सिल्ट कहते हैं। ओह वाह। और जब ये नदियां दक्षिण के फ्लैट रेगिस्तान में पहुंचती तो छोटी छोटी जलधाराओं में बट जाती थीं। ये एक तरह से नेचुरल इरिगेशन नेटवर्क का काम करती थीं। तो नॉरी बेसिकली वहां मुफ्त की खाद और नेचुरल प्लम्बिंग दोनों एक साथ डिलीवर कर दी। सही पकड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि उस रेगिस्तान में अचानक से एक मैसिव अबंडेंस आ गई। गेहूं, जौ, मटर और मसूर की भारी खेती होने लगी। साथ ही खजूर के पेड़ और मछलियां एक एक्सट्रीम रिलायबल फूड सोर्स बन गए। एक बंजर जमीन लिटरली फूड फैक्ट्री में कन्वर्ट हो गई। ये माइंड ब्लोइंग है, लेकिन एक डिटूर बनता है यहाँ। हमें इस सभ्यता की इतनी डिटेल्स पता कैसे हैं? क्योंकि हजारों सालों तक तो ये पूरी सिविलाइजेशन रेत के नीचे दबी हुई थी। ये कहानी सच में किसी ट्रेजर हंट जैसी है। 1840s में जब उरुक और मारी में पहली बार खुदाई शुरू हुई तो उसके पीछे कोई प्योर एकेडमिक रीजन नहीं था। राइट, यूरोपियन एक्सप्लोरर्स वहां ओल्ड टेस्टामेंट या बाइबल से प्रेरित होकर गए थे। बाइबल में शिमार यानी सुमेर का जिक्र था, जो ईंटों से बने शहरों की भूमि थी। बिल्कुल, सोचिए लोग एक रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और उसके बेसिस पर रेगिस्तान में खुदाई करके एंशिएंट ईंटों के खंडर सच में ढूंढ निकालते हैं। ये उनके लिए एक मैसिव कल्चरल शॉक था। और सोर्सेस के मुताबिक 1873 में एक और लैंडमार्क मोमेंट आया था। एक फ्लड टैबलेट मिला था ना? हाँ, 1873 में एक ब्रिटिश एक्सपीडिशन को मिट्टी की एक पट्टिका मिली। इस टैबलेट पर एक ऐसी कैटास्ट्रॉफिक बाढ़ की कहानी थी जो बाइबल की नोएज आर्क वाली कहानी से आश्चर्यजनक रूप से मैच करती थी। ओह वाह। और जो सुनने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ये टाइमलाइन जरूर याद रखनी चाहिए। 1840 की उरुक और मारी की खुदाई और 1873 का फ्लड टैबलेट, ये बहुत क्रिटिकल डेटा पॉइंट्स है। नोटेड। पर आज का आर्कियोलॉजी उस अर्ली ट्रेजर हंटिंग से काफी अलग है। आज रिसर्चर्स एक आम आदमी के डेली लाइफ को और इस इकोनॉमी के एक्चुअल मैकेनिक्स को समझने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिससे हम आते हैं अर्बनाइजेशन पर। सोर्सेज में एक बहुत प्रोफाउंड थॉट है
कि रहर केवल बड़ी आबादी नहीं है, वे एक अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था हैं। ये समझना सबसे जरूरी है। एक फॉर्मूला है जो मॉडर्न शहरों पर भी उतना ही अप्लाई होता है। फूड प्रोडक्शन प्लस ट्रेड प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विसेज, ये सब मिलकर एक अर्बन इकोनॉमी बनाते हैं। राइट। जब लोग गांव में रहते हैं तो वो डीपली आत्मनिर्भर होते हैं, अपना अनाज खुद उगा लिया। लेकिन शहर में लोगों का ये इंडिपेंडेंट नेचर खत्म हो जाता है, वहां इंटरडिपेंडेंस आती है। अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझाऊं तो विलेज लाइफ में इंसान एक सोलो स्टार्टअप फाउंडर की तरह सब खुद करता है, पर शहर में स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाती है। एक लोहार सिर्फ टूल्स बनाता है तो उसे खाने के लिए किसान पर डिपेंड करना पड़ेगा। और किसान को हल चलाने के लिए ब्रॉन्ज के टूल्स चाहिए, जिसके लिए वो लोहार पर डिपेंड करेगा। ये एक विशाल कनेक्टेड मशीन बन गई जिसमें एक संगठित सामाजिक संरचना की जरूरत थी। पर ये इंटरडिपेंडेंस सिर्फ एक शहर की बाउंड्रीज तक लिमिटेड नहीं थी, क्योंकि इनके पास खाना तो बहुत था पर बाकी बेसिक रिसोर्सेज बिल्कुल जीरो थे। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है अबंडेंस एंड स्कार्सिटी का, जिसने ग्लोबल ट्रेड को जन्म दिया। इनके पास एक्सपोर्ट के लिए बहुत मटेरियल था, ग्रेन, तेल, खजूर और ऊनी कपड़े। लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि उनके पास टूल्स बनाने के लिए पत्थर नहीं था, लोकल पेड़ इतने वीक थे कि लकड़ी बेकार थी, और सबसे बड़ा सेटबैक उनके पास मेटल्स नहीं थे, ना तांबा, ना चांदी, ना सोना। अब जनरली ऐसी स्कार्सिटी किसी भी सोसाइटी को खत्म कर सकती है, लेकिन इस कमी ने एक वीकनेस का काम नहीं किया। इसने मेसोपोटामियंस को मजबूर किया कि वो बाहर निकले और एक विशाल ट्रेड नेटवर्क बनाए। उन्होंने सोचा हमारे पास अनाज और कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो चलो उन लोगों के साथ ट्रेड करें जिनके पास मेटल और लकड़ी है। उन्होंने आसपास के सभी रीजन्स को कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल, टर्की से लकड़ी और चांदी मंगवा रहे थे, ईरान के रास्ते पत्थर मिल रहा था, यहाँ तक कि एंशिएंट इंडिया से कॉटन और कीमती पत्थर ट्रेड कर रहे थे। और उरुक शहर इस पूरे नेटवर्क का सेंट्रल हब बन गया। और इस ट्रेड मैप में एक स्पेसिफिक लोकेशन है जो अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, साइप्रस, राइट? हाँ, एंशिएंट टेक्स्ट में इसे अलाशिया कहा गया है। मेसोपोटामिया के लोग अलाशिया से तांबा यानी कॉपर इंपोर्ट करते थे। ब्रॉन्ज एज सोसाइटी के लिए कॉपर ऑक्सीजन की तरह था, क्योंकि टिन और कॉपर से ही ब्रॉन्ज बनता है। तो अलाशिया का नाम और कॉपर का ट्रेड याद रखना जरूरी है। पर एक प्रैक्टिकल सवाल है, इतना हैवी मटेरियल ट्रांसपोर्ट कैसे होता था? सोर्सेस क्लियर बताते हैं कि सबसे सस्ता और एफिशिएंट साधन रिवर बोट्स थीं। हवा और पानी के करंट के सहारे भारी माल नेचुरली फ्लोट करता हुआ शहरों तक आ जाता था। जमीन पर एनिमल्स का यूज लंबा और महंगा पड़ता हुआ? बहुत महंगा। गधे और खच्चर को लंबा सफर करवाने का मतलब है उनके खाने और रेस्ट का भी हिसाब रखना। नदी का रास्ता इजीएस्ट था। अब थोड़ा रुक कर इस पूरी इमेज को देखते हैं। एक शहर जहां हजारों लोग हैं, मंदिरों में अनाज स्टोर हो रहा है, क्राफ्टमैन काम कर रहे हैं, ट्रेड शिप्स आ जा रही हैं, इस सबको ओरल मेमोरी के भरोसे तो नहीं चलाया जा सकता। वही ना, एक इंसान दिमाग में कितना डेटा स्टोर करेगा? एक पॉइंट पर ओरल मेमोरी इस कॉम्प्लेक्सिटी के आगे पूरी तरह फेल हो जाएगी। और ठीक यही वो एग्जैक्ट प्रेशर पॉइंट था जिसने हिस्ट्री की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, राइटिंग, लेखन कला। और इसकी शुरुआत किसी फिलॉसफी को लिखने के लिए नहीं हुई थी। इसका आविष्कार मजबूरी में स्ट्रिक्ट आर्थिक डेटा को मैनेज करने के लिए हुआ था। उरुक के मंदिरों में ऐसी 5000 से ज्यादा सूचियां मिली हैं, जिसमें बैल, मछली और ब्रेड का एग्जैक्ट हिसाब लिखा था। मतलब इंसान ने पहली बार कलम इसलिए उठाई ताकि वो याद रख सके कि मैंने तुम्हें 5 गायें दी थी, भूलना मत। हाँ, एग्जैक्टली। अकाउंटिंग ने बेसिकली लिटरेचर को जन्म दिया। और बाद में 2600 BC तक लैंड ट्रांसफर्स और लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स भी लिखे जाने लगे। एक स्टोरी भी तो है राजा एनमरकर की, जिसने दूर ट्रेड डिमांड्स एग्जैक्ट फॉर्म में भेजने के लिए मिट्टी की पट्टिका बनाई थी, ताकि मैसेज ओरल फॉर्म में डिस्टॉर्ट ना हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग एवोल्यूशन है। और जिस मीडियम ने इसको पॉसिबल बनाया वो थी मिट्टी की पट्टिका, यानी क्ले टैबलेट। ये किसी हार्डवेयर इनोवेशन से कम नहीं था। सोर्सेज बताते हैं कि पहले गीली मिट्टी को एक हाथ में पकड़ने लायक ढालते थे, फिर एक सराकंदा या रीड लेते थे जिसका एंड तिरछा कटा होता था। उससे गीली मिट्टी पर प्रेस करके वेज शेप या कीला का निशान बनाते थे। लिखने के बाद इस पट्टिका को धूप में सुखाया जाता था। और एक बार सूख गई तो वो परमानेंट सेट हो गई, इंडिस्ट्रक्टिबल।
पर इसका एक फ्लॉ ये था कि ये स्ट्रिक्टली सिंगल यूज था। ट्रू। एंशिएंट दुनिया का अनएडिटेबल पीडीएफ या परमानेंट स्नैपचैट मैसेज, मिट्टी सूखने से पहले स्क्राइब को तेजी से रिकॉर्ड टाइप करना पड़ता था, कोई अंडू बटन नहीं था। और उन स्क्राइब्स ने एक ऐसी स्क्रिप्ट डेवलप की जो सदियों तक इवॉल्व होती रही। क्यूनिफॉर्म या कीलाकार लिपि की टाइमलाइन देखें तो 3200 BCE में पहली पट्टिकाएं आईं जो पिक्टोग्राम्स जैसी थीं। पिक्चर्स और सिंबल्स थे नंबर्स के लिए। फिर 2600 BCE तक अक्षर एब्स्ट्रैक्ट हो गए और पहली भाषा सुमेरियन आ गई। पर लगभग 2400 BCE में सुमेरियन का डोमिनेंस कम होने लगा और अकेडियन भाषा आम बोलचाल की प्राइमरी लैंग्वेज बन गई। ये टाइमलाइन एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पर मैंने सुना है अकेडियन के आने के बाद भी सुमेरियन कंप्लीटली गायब नहीं हुई थी। सही सुना है। वो अगले 600 सालों तक एडमिनिस्ट्रेशन और धार्मिक टेक्स्ट की प्रेस्टीज लैंग्वेज बनी रही। ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्राचीन काल में स्कॉलर्स के लिए संस्कृत प्रेस्टीज लैंग्वेज थी या यूरोप में लैटिन। एग्जैक्टली द सेम मैकेनिज्म। और ये क्यूनिफॉर्म लिपि लगभग 1st सेंचुरी CE तक यूज होती रही, 2000 सालों से ज्यादा। इनक्रेडिबल। तो इस पॉइंट पर अगर हम इस डीप डाइव के सबसे इंपॉर्टेंट थीम को समराइज करें, उस चेन रिएक्शन को जिसे सभ्यता का इंजन कहा गया, तो वो सीक्वेंस बिल्कुल क्लियर है। नदियां सिल्ट लाती हैं, सिल्ट से एग्रीकल्चरल सरप्लस बनता है, सरप्लस से डिवीजन ऑफ लेबर शुरू होता है, क्योंकि सबको किसान बनने की जरूरत नहीं, और फिर रिसोर्सेज की स्कार्सिटी की वजह से ट्रेड नेटवर्क्स बनाए जाते हैं। और जब ट्रेड हद से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो अकाउंटिंग के लिए राइटिंग को जन्म देना पड़ता है। सब कुछ एक परफेक्ट सीक्वेंस में इंटरकनेक्टेड है, एक कॉजालिटी चेन। तो आज की इस चर्चा से हम सेफली कंक्लूड कर सकते हैं कि मेसोपोटामिया सिर्फ आर्कियोलॉजी बुक्स के खंडर नहीं है, ये हमारे आज के मॉडर्न डेटा ड्रिवन समाज का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है। हमारी सप्लाई चेन्स, कॉन्ट्रैक्ट सब वहीं से आए हैं। मेसोपोटामिया के लोगों ने सिर्फ वेट क्ले और धूप का इस्तेमाल करके जो डेटा सेव किया, वो टेक्नोलॉजी इतनी रोबस्ट निकली कि 5000 साल बाद भी वो टैबलेट्स पढ़े जा सकते हैं। सोचिए, हमारी आज की डिजिटल विरासत आखिर कितने दिन तक सर्वाइव करेगी उन मिट्टी के टुकड़ों के मुकाबले। मिट्टी वर्सेस सिलिकॉन, ये सच में एक चिलिंग और माइंड ब्लोइंग पर्सपेक्टिव है। उम्मीद है आज के इस आहा मोमेंट ने हमारे सुनने वालों को एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर किया होगा। ऐसे ही एंशिएंट ह्यूमन सिस्टम्स पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। कीप एक्सप्लोरिंग और उन कहानियों को ढूंढते रहिए जो आज भी हमारा प्रेजेंट शेप कर रही हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां कोई मॉडर्न तकनीक नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है। बिल्कुल। और सबसे अजीब बात, शहर के बीच में कोई शॉपिंग मॉल, किला या संसद भवन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही विशाल मंदिर है जो कि लिटरली पूरे शहर को चला रहा है। एग्जैक्टली। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी प्राचीन शहरी क्रांति के राज खोलेंगे। दक्षिणी मेसोपोटामिया के वो शुरुआती दिन जब मानव समाज छोटे गांवों से निकलकर उरूक और उर जैसे महानगरों में बदल रहा था। हाँ, ये टॉपिक सच में मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जब हम शहर कहते हैं ना, तो मेसोपोटामिया में ये सब रातों रात नहीं हुआ था। हाँ, कोई मास्टर प्लान नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही क्रमिक और ऑर्गेनिक विकास था। मुख्य रूप से 3 तरह के शहर उभर कर सामने आए थे। अच्छा, 3 तरह के। हाँ, पहले थे मंदिर शहर, जैसे उरुक और उर, जहां पूरी इकोनॉमी एक मंदिर के इर्द गिर्द पनपी। दूसरे थे व्यापारिक केंद्र, जैसे मारी शहर, जो फरात नदी के किनारे थे और ट्रांसपोर्ट हब होने की वजह से अमीर हुए। और तीसरे थे राजशाही शहर, जो सीधे तौर पर राजाओं की राजधानियां थीं। मतलब हर शहर की अपनी एक अलग कोर आइडेंटिटी थी। हाँ। अगर हम इन मंदिर शहरों पर जरा गहराई से बात करें, क्योंकि एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये कच्ची ईंटों से बने मंदिर बाहर से देखने में कैसे लगते थे? तो इनकी बाहरी दीवारें सीधी नहीं होती थीं। अच्छा। हाँ, नियमित अंतराल पर दीवारें अंदर और बाहर की तरफ मुड़ी होती थीं। ये उनका एक खास आर्किटेक्चरल फीचर था। अंदर बड़े बड़े खुले आंगन होते थे। मेक सेंस। और हर मंदिर किसी न किसी खास भगवान का होता था, राइट? एग्जैक्टली। जैसे उर शहर के मुख्य देवता चंद्रदेव थे और उरुक में इनाना की पूजा होती थी, जो प्रेम और युद्ध की देवी थी। बिल्कुल सही। और लोगों का मानना था कि ये देवता ही असल में उस शहर के मालिक हैं। मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। अगर मंदिर भगवान का घर था, तो वो इकोनॉमी का सेंटर कैसे बन गया?
मतलब थ्योरी में भगवान मालिक हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली ये मंदिर, अनाज पीसने, तेल पेरने की फैक्ट्रियां कैसे बन गई? ये तो लाइक किसी विशाल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी एमएनसी जैसा लग रहा है। ये बहुत ही सटीक तुलना है। वास्तव में मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं था, वो उस समय का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर था। ओके। देवता के नाम पर पुजारियों ने कृषि भूमि, मछली पालन और पशुओं के झुंडों पर कंट्रोल कर लिया था। अब जब इतना सारा सरप्लस आ रहा है तो उसे प्रोसेस भी करना होगा ना। हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए मंदिर परिसरों में बड़े पैमाने पर अनाज पीसा जाने लगा, सूत काता जाने लगा। पर बिना कंप्यूटर या एक्सेल शीट के वे इतना सारा डेटा मैनेज कैसे कर रहे थे? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। मतलब सैकड़ों मजदूर हैं, किसे कितना राशन मिला, इसका हिसाब कैसे रखा? यहीं पर मानव सभ्यता ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई। उन्होंने पहली बार सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग शुरू की। क्ले टैबलेट्स। हाँ, गीली मिट्टी की छोटी पट्टियां, उन पर सरकंडे की कलम से निशान बनाकर हिसाब रखते थे। जब ये धूप में सूख जाती थी तो एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाती थी। करीबा। अनाज, जानवर, नाव और यहाँ तक कि मजदूरों को दी जाने वाली रोटी और बियर का एक एक हिसाब उन पर दर्ज होता था। तो मतलब उत्पादन अब घर के आंगन से निकलकर एक संस्थागत स्तर पे आ गया था, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमी। बिल्कुल। लेकिन अगर मंदिर के पास इतनी संपत्ति जमा हो रही थी तो जाहिर है सत्ता का खेल भी शुरू हुआ होगा। ये कंट्रोल पुजारियों से राजाओं के हाथ में कैसे शिफ्ट हुआ? इसके पीछे का मैकेनिज्म बहुत लॉजिकल है। इसे हम 5 चरणों में समझ सकते हैं। शुरुआत होती है खतरे से। नदियों में बाढ़। हाँ, और नदियां अक्सर रास्ता भी बदल लेती थीं, तो जमीन और पानी के लिए पड़ोसी बस्तियों में हमेशा युद्ध का खतरा रहता था। इस संघर्ष ने दूसरे चरण को जन्म दिया, युद्ध के नेताओं का उदय, जो वॉरलॉर्ड्स होते हैं। एग्जैक्टली। जब कोई मुखिया जीतता था तो वो लूट का माल अपने लोगों में बांटता था, और फिर अपनी ताकत को एक डिवाइन वैलिडेशन देने के लिए वो उस लूट के माल से मंदिरों को सजाते होंगे। एकदम सही। ये तीसरा चरण था। देवताओं को कीमती भेंट चढ़ाकर उन्होंने पुजारियों का सपोर्ट लिया। फिर चौथे चरण में इन राजाओं ने सुरक्षा के लिए दूर दराज के ग्रामीणों को शहर के करीब आकर बसने पर मजबूर किया, ताकि उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सके। हाँ, और जरूरत पड़ने पर एक बड़ी सेना तुरंत तैयार हो सके। और यहीं से आता है 5वां और सबसे क्रूर चरण, अनिवार्य श्रम, कंपल्सरी लेबर। हाँ, बिना सैलरी के काम, सिर्फ राशन मिलता था। रुको, यहाँ मुझे एक डेटा पॉइंट पर बात करनी है जो सच में माइंड ब्लोइंग है। उरुक शहर, जिसे पहला महानगर कहते हैं, हाँ। 3000 ईसा पूर्व में इसका आकार 250 हेक्टेयर था, जो कि हमारे मोहनजोदारो से दुगना बड़ा था। लिटरली दुगना। हाँ। और मैंने पढ़ा है कि उरुक में एक मंदिर बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक हर दिन 10 घंटे काम किया। 1500 लोग 5 साल तक। क्या ये लोग सच में इतने बड़े भक्त थे या उन्हें प्रताड़ित किया गया था? हाँ, ये पूरी तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड अनिवार्य श्रम था। बिल्कुल। वो स्वेच्छा से काम नहीं कर रहे थे, मतलब उन्हें मजबूर किया गया था। बिल्कुल। मिट्टी की पट्टियों पर जो मजदूरों के राशन के रिकॉर्ड्स हैं, वो साबित करते हैं कि ये एक भयंकर सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था थी। लेकिन इसी अपार श्रम शक्ति ने उरुक को तकनीकी रूप से बहुत एडवांस्ड बना दिया। जब इतने सारे लोग काम करेंगे तो इनोवेशन तो होगा ही। हाँ, कुम्हार का चाक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा, कांसे के बेहतरीन उपकरण बनने लगे। ओह, और वो वारका रेड। हाँ, वो मशहूर संगमरमर की मूर्ति जिसमें एक स्त्री के चेहरे को उकेरा गया है। सिटी। अब सवाल यह है कि इतने बड़े महानगर में समाज का स्ट्रक्चर कैसा था? क्योंकि जब प्रॉपर्टी कुछ ही हाथों में होती है तो गहरी खाई पैदा होती है। इस समाज को आप एक जिगुरात यानी सीढ़ीदार पिरामिड की तरह इमेजिन कर सकते हैं। ओके। सबसे ऊपर राजा और रानी, और शहर की कब्रों में राजाओं को भारी मात्रा में सोने के आभूषणों और यहाँ तक कि उनके सेवकों के साथ दफनाया गया था। बाप रे। उनके ठीक नीचे पुजारियों और बड़े अधिकारियों का एक एलीट वर्ग था, और उसके नीचे आम लोग, शिल्पकार, व्यापारी, और सबसे निचले पायदान पर मजदूर और बंदी जो पिरामिड का सारा भार उठा रहे थे। एग्जैक्टली। और इस एलीट वर्ग ने अपनी सत्ता और प्राइवेट प्रॉपर्टी को बचाने के लिए एक बहुत ही खास तकनीक ईजाद की थी, बेलनाकार मोहरें यानी सिलिंड्रिकल सील्स। हाँ, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। तो ये काम कैसे करती थी? रबर स्टैंप की तरह तो नहीं? नहीं, वो चपटी नहीं होती थी। ये पत्थर के छोटे छोटे बेलन या सिलेंडर होते थे जिन पर बेहद बारीक नक्काशी होती थी।
अच्छा, इनके बीच में आर पार छेद होता था जिसमें धागा फंसाकर इसे गीली मिट्टी पर घुमाते थे। रोल करते थे। हाँ, और मिट्टी पर एक कंटिन्यूअस पैटर्न उभर आता था। ये उनका एक पुख्ता पहचान पत्र था, एक आईडी कार्ड। इस पर मालिक का नाम और पद लिखा होता था। तो ये असल में उनके डिजिटल सिग्नेचर या एन्क्रिप्टेड पासवर्ड की तरह काम करती थी। मान लीजिए कोई व्यापारी कपड़े का गट्ठर भेज रहा है तो वो रस्सी की गांठ पर गीली मिट्टी लगाकर अपनी मोहर रोल कर देता होगा। एकदम सही। और अगर पैकेट बिना टूटी सील के पहुंचा तो मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ये बहुत स्मार्ट था। और यहाँ हड़प्पा सभ्यता से तुलना करना जरूरी है। हड़प्पा में जो मुहरें मिली हैं वो चपटी होती थी और उन्हें छापा जाता था, लेकिन मेसोपोटामिया में बेलनाकार मुहरों को घुमाया जाता था। ये बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन है। अगर वे अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को लेकर इतने पॉजेसिव थे तो उनका प्राइवेट जीवन कैसा था? वो भी बहुत सुव्यवस्थित था। समाज पूरी तरह से पितृसत्तात्मक था। मतलब पिता मुखिया होता था। हाँ, एकल परिवार का चलन था। विवाह भी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह था। दोनों परिवारों की सहमति, उपहारों का आदान प्रदान और अंत में सास अपनी नई बहू को घर ले आती थी। ये तो आज भी काफी आम है, लेकिन उनके घरों का आर्किटेक्चर मुझे थोड़ा अजीब लगा। इसे निजता की वास्तुकला क्यों कहते हैं? क्योंकि उर के लोगों के लिए प्राइवेसी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। बाहर की सड़क से घर के अंदर कुछ नहीं दिखता था। रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि अंदर के खुले आंगन से आती थी। प्राइवेसी तो ठीक है, लेकिन साफ सफाई का क्या? लोग अपना कचरा सीधे सड़कों पर फेंक देते थे। हाँ, ये बहुत अजीब लगता है आज। मतलब सड़कों पे इतना कचरा हो जाता था कि गली का लेवल ऊंचा हो जाता था और फिर उन्हें अपने घर की देहरी ऊंची करनी पड़ती थी। कोई स्वच्छ भारत जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था क्या? नहीं, उनके लिए अंदर की प्राइवेसी बाहरी साफ सफाई से ज्यादा जरूरी थी। और इसमें अंधविश्वास भी था। कैसा अंधविश्वास? उर में मान्यता थी कि ऊंची देहरी घर में धन लाती है और अगर मुख्य दरवाजा दूसरे के घर की ओर न खुले तो ये सौभाग्य लाता है। तो मतलब खराब टाउन प्लानिंग को जस्टिफाई करने के लिए अंधविश्वास। अगर टाउन प्लानिंग की बात करें ही तो उर और मोहनजोदारो की तुलना, जो कि फिर से एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। उर में कोई सुनियोजित नालियां नहीं थीं। आंगनों में सोख्ता गड्ढे होते थे। सड़कों का लेआउट संकरा और घुमावदार था। और मोहनजोदारो पूरी तरह से ग्रिड सिस्टम पर था। चौड़ी सड़कें, ढकी हुई नालियां। ऐसा लगता है मोहनजोदारो के पास दुनिया के बेस्ट सिविल इंजीनियर थे। इंजीनियरिंग में मोहनजोदारो यकीनन आगे था, हालांकि उरूक आकार में कहीं विशाल था। लेकिन मेसोपोटामिया के पास एक ऐसी चीज थी जिसने सब बदल दिया, कीलाकार या क्यूनिफॉर्म लिपि, जिसे आज पढ़ा जा सकता है। और दुर्भाग्य से हड़प्पाई लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं सके हैं। हाँ, इसीलिए हमें मेसोपोटामिया की इतनी बारीक जानकारी मिलती है। मतलब उनकी पीआर बहुत मजबूत है। खैर, शहर तो आइसोलेशन में नहीं रह सकते। बाहरी खानाबदोश चरवाहों के साथ उनका कैसा रिश्ता था? ये एक कॉम्प्लेक्स सिम्बायोसिस था। चरवाहे शहर वालों को पनीर, चमड़ा देते थे और बदले में अनाज और धातु लेते थे। खेतों में खाद भी मिलती होगी उनके पशुओं से? बिल्कुल, लेकिन जहां संसाधन सीमित हो वहां तनाव तो होगा ही। चरवाहे फसलें रौंद देते होंगे या लूटपाट। हाँ, इसीलिए शहरी अधिकारियों ने सुरक्षा तंत्र बनाया था। वो रात में आग के संकेतों का इस्तेमाल करते थे हमले की चेतावनी के लिए। फायर सिग्नल्स। लेकिन इन्हीं खानाबदोशों में एमोराइट्स भी तो थे। उनकी कहानी तो किसी फिल्म जैसी है। अमोराइट्स का उदय दिखाता है कि वो समाज कितना खुला था। ये पूर्व खानाबदोश मारी शहर में आए, घुल मिल गए और वहां के राजा बन गए। एक बाहरी आकर सीधा राजा बन गया। हाँ, उन्होंने मेसोपोटामिया के देवताओं जैसे डैगन को अपना लिया और मारी को तांबा, टिन और लकड़ी का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना दिया। वाव! पर एक सेकंड, मुझे हमेशा हैरानी होती है कि ये सब जो हजारों साल पहले दफन हो गया, हमें आज इतनी डिटेल्स में कैसा पता है? ये आधुनिक पुरातत्व का कमाल है। अबू सालाबिक में पुरातत्वविदों ने सतह की खुरचनी तकनीक का इस्तेमाल किया। सरफेस स्क्रैपिंग। मिलीमीटर के हिसाब से मिट्टी खुरचना। हाँ। मिट्टी के रंगों में मामूली अंतर देखकर उन्होंने दीवारें पहचानी, पौधों के रेशों और गोबर से सटीक रसोई खोज निकाली। और मिट्टी छानकर सीविंग करके जली हुई मछली की हड्डियां भी मिली ना? बिल्कुल। और सुअरों के दांत, जो साबित करते हैं कि सुअर सड़कों पर खुलेआम घूमते थे। ये तो बिल्कुल फोरेंसिक साइंस है। राजाओं के शिलालेखों से ज्यादा ये सुअर के दांत और मछली की हड्डियां हमें सच्चाई बता रही हैं। एकदम सही बात है। तो अगर हम इस पूरी डीप डाइव को समेटें, ये शहरीकरण केवल इमारतें नहीं थीं। इसमें कॉर्पोरेट जैसा मंदिर था, सेंट्रलाइज्ड राजा था, बेलनाकार मोहरों वाली प्राइवेसी थी और बाहरी दुनिया से व्यापार था। एक पूरा इकोसिस्टम जिसने इंसान को भारी तादाद में साथ रहना सिखाया।
और श्रोताओं के लिए ये जानना जरूरी है कि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगली बार हम मारी के व्यापार, गिलगमेश के महाकाव्य, गणित और अशुरबनीपाल के पुस्तकालय पर बात करेंगे। वो भी बहुत रोमांचक होने वाला है। यकीनन। जरा इमेजिन कीजिए, हम सब एक म्यूजियम में हैं और हमारे हाथ में मिट्टी का एक छोटा सा पुराना सा टुकड़ा है। हम उस पर से हजारों साल पुरानी धूल साफ करते हैं और अचानक उस पर कुछ अजीब से निशान दिखते हैं। जो पहली नजर में शायद किसी आम डिजाइन जैसे लगे। बिल्कुल, लेकिन जब उन निशानों को डिकोड किया जाता है तो पता चलता है कि वो किसी प्राचीन इंसान का राशन का पर्चा नहीं है, बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का एक पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। अरे वाह! और रुकिए, उसके ठीक नीचे 2 का सटीक स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल लिखा है, वो भी दशमलव के 5वें स्थान तक एकदम सही। और ये सब आज से लगभग 4000 साल पहले की बात है। हम अक्सर ये सोच बैठते हैं ना कि प्राचीन इतिहास के लोग बस किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे और सारा असली दिमाग तो सिर्फ आज की मॉडर्न दुनिया के पास है। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। समय के साथ इंसानों के पास बेहतर टेक्नोलॉजी जरूर आई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्राचीन लोग बौद्धिक रूप से कमजोर थे या उन्हें चीजों की समझ नहीं थी। सही कहा। जब हम अतीत के उन पन्नों को गहराई से पढ़ते हैं तो समझ आता है कि प्राचीन सभ्यताएं केवल पुरानी इमारतें हैं या खंडहर भर नहीं थी। वे बेहद जटिल, एडवांस्ड और बहुत ही सोची समझी व्यवस्थाएं चला रही थी। एग्जैक्टली। और इसीलिए आज के में हम ठीक इसी बात को खंगालने वाले हैं। हमारे पास जो आज का सोर्स मटेरियल है उसका मिशन एकदम क्लियर है, मेसोपोटामिया की विरासत को समझना। बिल्कुल। ये चर्चा सिर्फ धूल भरी किताबों या बोरिंग हिस्ट्री के बारे में नहीं है। ये ज्ञान, सत्ता और हमारी आज की दुनिया की नींव की एक बहुत ही जीवंत कहानी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सभ्यता के सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल हिस्से से शुरू करते हैं, मतलब उनके अर्थशास्त्र, व्यापार और शहरों के निर्माण से। ये एक बहुत ही बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट है। अक्सर शहर की बात आते ही हमारे दिमाग में पक्की सड़कें, बड़ी बिल्डिंग्स और बाजार आते हैं, लेकिन मेसोपोटामिया का मारी नाम का शहर एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है। मारी का उदाहरण सच में बहुत ही शानदार है, क्योंकि मारी शहर सिर्फ एक रिहायशी इलाका नहीं था। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये एक पोस्टरल ट्रेड जोन यानी एक देहाती व्यापारिक क्षेत्र का बेहतरीन मॉडल था। तो ये काम कैसे करता था? अगर हम इसके इकोसिस्टम को समझें तो एक तरफ नदियां थीं जहां किसान भारी मात्रा में खेती कर रहे थे, और दूसरी तरफ ऊंचे इलाके थे जहां पशुपालक अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे। देखने में तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात लगती है कि भाई एक तरफ खेती हो रही है और दूसरी तरफ पशुपालन, लेकिन इसमें वो कौन सी खास बात थी जिसने मारी को इतिहास में इतना अहम बना दिया? वो खास बात थी उनकी म्यूचुअल डिपेंडेंस या पारस्परिक निर्भरता। इसे एक सर्वाइवल और इकोनॉमिक लूप की तरह देखिए। जो किसान नदी के पास खेती कर रहे थे, उनके पास अनाज था, खेती के उपकरण थे, लेकिन उन्हें जीवित रहने और खेती को बेहतर बनाने के लिए मांस, चमड़ा और खेतों के लिए खाद की सख्त जरूरत थी। एकदम सही। और दूसरी तरफ जो पशुपालक थे, उनके पास जानवर थे, मांस था, पनीर था, लेकिन उन्हें अपना गुजारा करने के लिए अनाज और औजार चाहिए थे। तो इन दोनों के बीच एक बेहद सधावा और जरूरी एक्सचेंज सिस्टम बन गया होगा। बिल्कुल। शहर सिर्फ रहने की एक जगह नहीं था, बल्कि वो एक न्यूट्रल ग्राउंड था जहां ये दोनों अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं आपस में मिलती थीं और एक दूसरे की जरूरतों को पूरी करती थी। मतलब मारी शहर एक बहुत बड़े क्रॉसरोड की तरह काम कर रहा था। लेकिन एक बात है, सिर्फ लोकल एक्सचेंज से कोई शहर इतना अमीर या पावरफुल नहीं बन सकता। सही पॉइंट है। हमारे सोर्सेज में मारी की लोकेशन को एक प्राइम लोकेशन या नदी व्यापार राजमार्ग कहा गया है। ये दक्षिण के इलाके और खनिज से भरपूर उच्च भूमि के बीच बसा था। लकड़ी, तांबा, टिन, तेल और शराब से भरी नावें इसी रास्ते से गुजरती थीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मारी के अधिकारी इस माल पर 10% का टैक्स या लेवी वसूलते थे। और यही वो मास्टर स्ट्रोक है जो मारी को एक आम शहर से एक सुपर रिच ट्रेड हब में बदल देता है। अगर मैं इसे आज की दुनिया से जोड़कर देखूं, तो क्या हम कह सकते हैं कि मारी प्राचीन दुनिया का एक बहुत बड़ा टोल प्लाजा था, या फिर एक ग्लोबल सप्लाई चेन का चोक पॉइंट? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। मतलब अगर आपको अपना माल कहीं भी भेजना है तो आपको मारी से होकर गुजरना ही होगा और टैक्स चुकाना ही होगा। ये तुलना बहुत सटीक है।
मारी खुद बहुत सारा माल पैदा नहीं कर रहा था, बल्कि वो लॉजिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहा था। उस समय भारी माल को जमीन के रास्ते ले जाना बहुत महंगा और मुश्किल था, इसलिए नदी ही सबसे बड़ा हाईवे थी। मेक सेंस। मारी उस हाईवे का सबसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट था। जब आप व्यापार के ऐसे अहम रास्ते को कंट्रोल करते हैं तो आपके पास जो पैसा और पावर आती है वो सच में अकल्पनीय होती है। और उस अकल्पनीय पावर का सबूत हमें राजा जिम्रलिम के महल में देखने को मिलता है। इस महल के आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। 2.4 हेक्टेयर में फैला हुआ विशाल परिसर, जिसमें 260 कमरे थे। और इतनी बड़ी जगह के लिए सुरक्षा के लिहाज से सिर्फ एक प्रवेश द्वार रखा गया था। हाँ, और जरा सोचिए, उस महल के अंदर 300 शराब के जार भी रखे हुए थे। उस जमाने में शराब कोई आम चीज नहीं थी, ये एक भारी लग्जरी थी जो बहुत दूर से मंगवाई जाती थी। एग्जैक्टली 300 शराब के जार। और हमारे सोर्सेज बताते हैं कि राजा जिम्रलिम अपने प्रांगण 106 में भोजन करता था, जो चमकदार सफेद पत्थरों से पक्का था। वो कोई आम डाइनिंग एरिया तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। मुझे भी यही लगता है। ये सिर्फ अपना पेट भरने की बात नहीं थी, ये तो सीधा सीधा पावर का एक साइकोलॉजिकल दिखावा था। पूरी तरह से आर्किटेक्चर का इस्तेमाल सत्ता के प्रदर्शन के लिए किया जा रहा था। जब कोई विदेशी मेहमान, राजदूत या बड़ा व्यापारी उस इकलौते भारी भरकम गेट से अंदर आता होगा। हाँ, और 260 कमरों वाले उस भूल भुलैया जैसे महल से गुजरकर उस विशाल चमकदार सफेद प्रांगण में राजा को देखता होगा। बिल्कुल, तो बातचीत शुरू होने से पहले ही वे मनोवैज्ञानिक तौर पर हार मान लेते होंगे। ये एक तरह का पूरा माइंड गेम था। वाओ, वास्तुकला से सत्ता का प्रदर्शन। लेकिन एक राजा इतना शक्तिशाली तभी हो सकता है जब उसके पास एक फलता फूलता शहर हो। सही बात है। अगर इस पूरे डीप डाइव में कोई एक सबसे क्रूशल थ्योरी समझनी हो, खासकर उनके लिए जो इतिहास या समाजशास्त्र की गहरी समझ रखना चाहते हैं या एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो है शहरीकरण का लॉजिक। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एक आम धारणा होती है कि इंसान ने खेती करना शुरू किया, एक जगह बसना शुरू किया और बस वहीं से शहर बन गए। लेकिन हमारे सोर्सेज इस सिंपल थ्योरी को पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। और ऐसा करना जरूरी भी है। केवल प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर या खेती से कभी शहर नहीं बनते। शहर बनने के लिए 2 बुनियादी शर्तों का एक साथ मिलना जरूरी था। पहली, भरपूर खेती, और दूसरी, जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट। यहीं पे मुझे थोड़ी उलझन होती है। मेरा एक पुशबैक है, अगर खेती दुनिया के कई हिस्सों में हो रही थी तो हर बड़ा गांव धीरे धीरे एक मेट्रो सिटी क्यों नहीं बन गया? मतलब असली गेम चेंजर सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है? इसका जवाब लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट के खर्च में छिपा है। भारी अनाज, लकड़ी या पत्थरों को जमीन के रास्ते बैलगाड़ी से ले जाना बहुत धीमा और बहुत ही महंगा था। अच्छा, कैसे? जानवर खुद रास्ते में इतना अनाज खा जाते थे कि व्यापार मुनाफे का सौदा ही नहीं रहता था। लेकिन जब नदी के जरिए नावों में माल ले जाने की सुविधा मिली तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगभग शून्य हो गई। मतलब सस्ता ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल। जब जल परिवहन के कारण भारी मात्रा में माल का सस्ता व्यापार मुमकिन हुआ, तब जाकर शहरों में अनाज का सरप्लस इकट्ठा होने लगा। और जब अनाज की कमी नहीं रही तो समाज के हर इंसान को खेत में काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओहो, यहीं से इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव आता है, श्रम का विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर। एकदम सही पकड़े। अब कड़ियां जुड़ रही हैं। जब सबको खेती नहीं करनी पड़ी तो कुछ लोग व्यापारी बन गए, कुछ लोहार, कुछ मिट्टी के बर्तन बनाने वाले शिल्पकार और कुछ प्रशासक बन गए। और क्योंकि अब एक जगह पर इतनी सारी संपत्ति और अनाज इकट्ठा हो रहा था तो उसकी रक्षा के लिए एक पूरा सिस्टम चाहिए था। यही जन्म होता है राजाओं की सैन्य शक्ति का। राइट। राजाओं ने सेना बनाई, शहरों की घेराबंदी के लिए दीवारें बनवाईं, और जब व्यापार बड़े पैमाने पर होने लगा तो लेन देन का हिसाब रखने के लिए मोहरों और लिखित रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ी। राइट। ये पूरा साइकिल था जिसने एक आम गांव को एक जटिल शहर में बदल दिया। ये लॉजिक सच में बहुत क्लियर और पावरफुल है। अब इस इकोनॉमिक मशीनरी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया सिर्फ हिसाब किताब का केंद्र नहीं था, इसकी एक बहुत गहरी सांस्कृतिक आत्मा भी थी। हाँ, उनका कल्चर बहुत रिच था। अगर हम उनके देवग्रहों यानी मंदिरों के आर्किटेक्चर को देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। वहां के सामान्य घरों में आंगन के चारों ओर कमरे होते थे और बाहरी दीवारें एकदम सपाट होती थीं, लेकिन मंदिरों का डिजाइन बिल्कुल अलग था। हाँ, मंदिर को शाब्दिक रूप से देवता का घर माना जाता था। और उसकी बाहरी दीवारें भीतर बाहर या जिगजैग होती थीं।
ये स्टैगर्ड दीवारें मेसोपोटामिया की वास्तुकला की एक बहुत बड़ी पहचान थी। यहीं पर मेरा एक सवाल है, मंदिरों की दीवारों को ऐसा अंदर बाहर क्यों बनाया गया? ये एक बहुत ही कमाल का सवाल है। क्या ये सिर्फ कोई रैंडम डिजाइन चॉइस थी, या फिर आम इमारतों से अलग एक डिवाइन या पवित्र फील देने का कोई प्राचीन आर्किटेक्चरल हैक था? ये 100% एक बहुत ही स्मार्ट आर्किटेक्चरल हैक था। मेसोपोटामिया के उस इलाके में धूप बहुत तेज होती है। जब सपाट दीवार पर तेज रोशनी पड़ती है तो वो बिल्कुल एक जैसी और बेजान सी दिखती है। सही बात है। लेकिन जब दीवारें अंदर बाहर होती हैं तो रोशनी और परछाई का एक बहुत ही ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। दिन भर जैसे जैसे सूरज की दिशा बदलती है, परछाइयां लंबी और छोटी होती हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे पूरी इमारत अपनी शक्ल बदल रही हो। क्या बात है, मतलब ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना कि बिल्डिंग जिंदा है। बिल्कुल। ये आम लोगों के मन में खौफ और श्रद्धा पैदा करने का एक बहुत ही विजुअल तरीका था। उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि ये इमारत साधारण नहीं है, इसके अंदर सच में कोई दैवीय शक्ति मौजूद है। विजुअल स्टोरी टेलिंग का ये सबसे शानदार और प्राचीन उदाहरण है यार। और यही स्टोरी टेलिंग हमें उनके शहरों के प्रति गर्व में भी दिखती है। उरुक नाम का शहर इतना महान हो गया था कि उनके साहित्य में उसे सिर्फ द सिटी कहा जाने लगा। हाँ, उरुक की अहमियत ही अलग थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये शहर पूरी तरह से मल्टीकल्चरल थे। अलग अलग जगहों से आए पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार सब एक साथ रहते थे। और जब कभी युद्ध में ये शहर तबाह हो जाते थे तो लोग सिर्फ रोते नहीं थे, बल्कि वे उन शहरों के विनाश को अपनी कविताओं में अमर कर देते थे। उनके लिए शहर सिर्फ ईंट और गारे से बनी कोई जगह नहीं थी। शहर उनकी पहचान थी, उनका वजूद था। जब उनका शहर नष्ट होता था तो उन्हें लगता था कि उन्होंने अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया है। और इसी आत्मा और अपनी पहचान को हमेशा के लिए अमर करने की खोज हमें गिलगमेश के महाकाव्य तक ले जाती है। जो लोग एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए ये एपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य और इतिहास के नजरिए से ये एक फाउंडेशनल कहानी है जो 12 मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखी गई है। गिलगमेश की कहानी मानवीय भावनाओं का सबसे प्राचीन और गहरा दस्तावेज है। वो उरुक का एक बहुत शक्तिशाली राजा था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो उसे बदल देता है। हाँ, जब उसके सबसे अच्छे दोस्त की मौत होती है तो उसे पहली बार अपनी नश्वरता यानी मोर्टैलिटी का एहसास होता है। मौत के डर से वो अमरता खोजने निकल पड़ता है। वो दुनिया के हर कोने में जाता है, कई खतरे मोल लेता है, लेकिन अंत में उसे क्या मिलता है? विफलता। इंसान के लिए अमरता नहीं बनी है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट इस विफलता में नहीं है, बल्कि उसके बोध या रियलाइजेशन में है। अमरता की जड़ी बूटी खोने के बाद जब वो वापस लौटता है थका हुआ और निराश, तो वो अपने शहर उरुक की विशाल दीवारों को देखता है। उन दीवारों को जिन्हें उसने और उसके लोगों ने मिलकर बनाया था। और तब उसे समझ आता है कि उसकी असली सांत्वना किसी जादुई जड़ी बूटी में नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में रखूं तो गिलगमेश किसी मॉडर्न सुपर हीरो की तरह है जो पूरी दुनिया बचाने या अमर होने के लिए यूनिवर्स में भटकता है, लेकिन अंत में उसे समझ आता है कि उसकी असली लेगेसी उसका अपना समाज है, उसके लोग हैं और वो संस्कृति है जिसे वो पीछे छोड़ने वाला है। हाँ, और ये विचार कितना मैच्योर है। विरासत व्यक्तिगत अमरता में नहीं बल्कि कलेक्टिव अचीवमेंट में है। गिलगामेश एक दिन मर जाएगा, लेकिन उरुक शहर और उसकी दीवारें आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा खड़ी रहेंगी। ये मेसोपोटामिया की फिलॉसफी का सबसे बड़ा निचोड़ था। और ये दर्शन सिर्फ गिलगामेश तक सीमित नहीं था। प्राचीन कहानियों के संदेश हमें बताते हैं कि उन्होंने दुनिया को कैसे समझा। जैसे एना मार्कर की कहानी, जिसमें बताया गया है कि लेखन का आविष्कार कैसे हुआ। वो कहानी तो बहुत ही मजेदार है। हाँ, लेखन का आविष्कार कोई कविता लिखने के लिए नहीं हुआ था। इसका आविष्कार लंबी दूरी के व्यापार के लिए हुआ था, ताकि राजा के मैसेंजर को लंबी लंबी व्यापारिक सूचियां जुबानी याद न रखनी पड़े। जरूरत ही आविष्कार की जननी है। इसके अलावा उनकी बाढ़ की परंपराएं भी हैं, जैसे ज़ियुशुद्राय या उतने पिश्तीम की कहानी, जो बाइबल के नूह की कहानी से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती है। सच में इन सभी मिथकों और कहानियों में एक पैटर्न है। हाँ, वे एक ऐसे समाज को दर्शाते हैं जहां धर्म, राजा और व्यापार एक दूसरे से पूरी तरह से गुथे हुए थे। राजा सिर्फ एक शासक नहीं था, वो देवताओं और इंसानों के बीच की कड़ी था, जो मंदिरों का निर्माण कराता था और व्यापार को सुरक्षित रखता था। चलिए अब इस डीप डाइव के उस हिस्से में चलते हैं जिसने मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा हैरान किया है,
बौद्धिक शिखर और समय के स्वामी 1800 BCE की उनकी गणित की उपलब्धियां। गुणा, भाग और कंपाउंड इंटरेस्ट जैसी चीजें तो हैं ही, लेकिन 2 का वर्गमूल, वो कैलकुलेशन तो माइंड ब्लोइंग है। उनकी प्राचीन गणना थी 1.4142 1296 और आज का हमारा आधुनिक सटीक मान है 1.4142 1356। ये दशमलव के 5वें स्थान तक बिल्कुल सटीक है। ये साबित करता है कि वो सिर्फ अंदाजे से या ट्रायल और एरर से काम नहीं चला रहे थे। उनके पास गणित के गहरे सिद्धांत थे। इतने बड़े बड़े महल बनाने के लिए, नहरों का जाल बिछाने के लिए और व्यापार का सटीक हिसाब रखने के लिए आपको एक बहुत ही सॉलिड ज्योमेट्री और अलजेब्रा की जरूरत होती है। और गणित से जुड़ी एक और चीज है जो आज भी हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रही है। एग्जाम्स के लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनकी आधार 60 प्रणाली या सेक्सडेसिमल सिस्टम। ये इस पूरे डिस्कशन का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। हम सब जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 साल में 12 महीने होते हैं और एक वृत्त या सर्कल में 360 डिग्री होती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि ऐसा क्यों है? मतलब आज मेरी स्मार्ट वॉच या दीवार पर टंगी घड़ी जो टाइम दिखा रही है, उसका बेसिक सॉफ्टवेयर 4000 साल पहले मेसोपोटामिया की मिट्टी की पट्टियों पर लिखा गया था। ये सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम आज भी उनके बनाए हुए समय के फ्रेम में जी रहे हैं। लेकिन मेरा यहाँ एक बड़ा सवाल है, बेस के लिए 60 ही क्यों चुना? 10 या 100 का बेस रखना कितना आसान होता। हमारी 10 उंगलियां हैं तो 10 के बेस पर काम करना तो इंसानी फितरत के सबसे करीब होना चाहिए था। देखने में 10 बहुत आसान लगता है, लेकिन व्यापार और गणित में 60 का बेस बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। अच्छा, वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, प्राचीन समय में कोई कैलकुलेटर तो था नहीं। उन्हें व्यापार में बहुत सी चीजों को हिस्सों में बांटना पड़ता था। अब 10 को लीजिए। अब 10 को 2 और 5 से तो आसानी से बांट सकते हैं, लेकिन 3 से बांटेंगे तो 3.333 आएगा, जो हिसाब में गड़बड़ करता है। मेक सेंस। लेकिन 60 एक ऐसा हाईली कंपोजिट नंबर है जिसे कई छोटे नंबरों से बिना किसी दशमलव के आसानी से डिवाइड किया जा सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30। वाओ, इतनी सारी संख्याओं से? हाँ, अगर आपको एक बोरी अनाज का 1/3, 1/4 या 1/5 हिस्सा किसी को देना है तो बेस 60 में यह हिसाब लगाना मुंह जबानी बहुत आसान था। खगोल विज्ञान में कोणों और समय को नापने के लिए यह फ्रैक्शन फ्री सिस्टम एक वरदान था। वाओ, ये एक्सप्लेनेशन सब कुछ एकदम साफ कर देता है। और एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो उनका सिस्टमैटिक एस्ट्रोनॉमी भी किसी से कम नहीं था। वे सूर्य और चंद्र ग्रहणों का पूरा रिकॉर्ड रखते थे, तारों की स्थिति को ट्रैक करते थे। और उनका चंद्रसौर या लूनी सोलर कैलेंडर ही वो आधार था जिस पर प्राचीन विश्व के बाकी कैलेंडर बने। आसमान को ऑब्जर्व करना एक बात है, लेकिन ग्रहणों का सटीक रिकॉर्ड रखना बहुत अलग बात है। इसका मतलब है कि वे पीढ़ियों तक, सैकड़ों सालों तक डेटा कलेक्ट कर रहे थे ताकि समय के लंबे पैटर्न को समझ सकें। बिल्कुल, ये एक साइंटिफिक माइंडसेट की शुरुआत थी। पीढ़ियों तक डेटा कलेक्ट करना, यहीं से एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। ये सारा ज्ञान जो 4-5 हजार साल पहले बना, वो हम तक पहुंचा कैसे? ये ज्ञान की श्रृंखला या चेन ऑफ नॉलेज कैसे जुड़ी? ये एक सीधी रेखा तो बिल्कुल नहीं थी। हाँ, मेसोपोटामिया का ये ज्ञान सिकंदर के उत्तराधिकारियों तक गया। फिर रोमन और इस्लामी दुनिया ने इन ग्रंथों का अनुवाद किया और उन्हें संरक्षित किया, और अंततः ये मध्यकालीन यूरोप तक पहुंचा, जहां इसे आधुनिक विज्ञान में इंटीग्रेट किया गया। इस पूरी यात्रा में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट काम कर रहा था। अतीत ने वर्तमान को वैदिक बनाया। इसका क्या मतलब हुआ? जो भी नया शासक या विजेता मेसोपोटामिया के इलाके पर कब्जा करता था, उसे पता होता था कि सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए सिर्फ तलवार काफी नहीं है, उसे कल्चरल लेजिटिमेसी यानी सांस्कृतिक अधिकार चाहिए। और वो वैधता उन्हें इन प्राचीन परंपराओं, उनके देवताओं और उनके साहित्य का सम्मान करने से मिलती थी। ये बहुत ही डीप इंसाइट है। और इस सांस्कृतिक वैधता को बचाने वाले 2 सबसे बड़े नायकों का जिक्र हमारे सोर्सेज में किया गया है, और जो लोग एग्जाम्स दे रहे हैं वो इन दोनों नामों को जरूर नोट कर लें, अशुरबनीपाल और नाबोनेडस। इन दोनों की तुलना सच में बहुत ही दिलचस्प है। इन दोनों ने ही अतीत को बचाने का काम किया, लेकिन इनका तरीका बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। अशुरबनीपाल, जो असीरियन साम्राज्य का अंतिम महान राजा था, वो खुद को सिर्फ एक क्रूर योद्धा नहीं बल्कि एक विद्वान राजा के रूप में देखा जाना पसंद करता था।
उसने अपने लोगों को पूरे दक्षिण में भेजा ताकि वे पुरानी से पुरानी मिट्टी की पट्टिकाओं को ढूंढ कर लाएं। हाँ, उसने अपनी राजधानी निन्वे में लगभग 30,000 पट्टिकाओं का एक व्यवस्थित पुस्तकालय बनाया था। और दूसरी तरफ थे नाबोनेडिस, जो बेबीलोन के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। उन्हें इतिहास का प्रारंभिक पुरातत्वविद या अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट कहा जा सकता है। उन्होंने पुरानी मूर्तियों की मरम्मत करवाई और प्राचीन स्मारकों की खुदाई की। अगर मैं इसे आज की टेक्नोलॉजी की भाषा में समझूं, तो असुरबनीपाल दुनिया का पहला डेटा आर्काइविस्ट था, जो दुनिया भर के ज्ञान का एक जगह सर्वर बनाकर बैकअप ले रहा था। और नाबोनिडिस पहला डेटा रिकवरी एक्सपर्ट था, जो जमीन में दबी, करप्ट या टूट चुकी फाइलों को रिस्टोर कर रहा था। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। और इस बैकअप सर्वर के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना या आयरनी भी जुड़ी है। वो क्या? अशुरबनीपाल का वो शानदार पुस्तकालय हम तक सुरक्षित कैसे पहुंचा? क्योंकि जब दुश्मन सेनाओं ने निनवे शहर पर हमला किया और इसे आग लगा दी, तो उस भीषण आग ने पुस्तकालय को राख करने के बजाय उन मिट्टी की पट्टिकाओं को हमेशा के लिए बेक करके पत्थर की तरह मजबूत बना दिया। ओह माय गॉड, ये सच में इतिहास का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। बिल्कुल, जो आग उस ज्ञान को मिटाने के लिए लगाई गई थी, उसी आग ने उसे हमारे लिए हजारों साल तक सुरक्षित कर दिया। असुरबनीपाल की प्रेरणा अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना था, और नबोनेडस की प्रेरणा प्राचीन गौरव की रक्षा करके ईश्वरीय स्वीकृति पाना था। लेकिन दोनों ही ये समझ चुके थे कि ज्ञान को बचाना हथियारों से ज्यादा शक्तिशाली है। हम अपने इस डीप डाइव के बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। अगर हम प्रोग्रेस की टाइमलाइन पर एक नजर डालें, तो ये एक बहुत लंबी यात्रा है। 7000 BCE में उत्तरी मैदानों में कृषि की शुरुआत से लेकर 3200 BCE में मेसोपोटामिया में पहले लेखन का जन्म तक। फिर 2600 BC तक कीलाक्षर लिपि या क्यूनिफॉर्म का विकास हुआ, और 3000 BC में उरुक एक विशाल शहर बना, और फाइनली 2370 BCE में अक्कद का महान राजा सारगोन आया। इस पूरी सभ्यता के सफर को हम 4 मुख्य पिलर्स में समेट सकते हैं। पहला, कृषि के साथ सभ्यता का उदय। दूसरा, व्यापार की जरूरत से पैदा हुआ लेखन का विकास। तीसरा, मंदिरों और राजाओं के नेतृत्व में शहरी जीवन का जन्म। और चौथा, उनकी महान विरासत, गणित, समय और साहित्य। और यही लास्टिंग फुटप्रिंट्स आज के हमारे इस डिस्कशन का सबसे बड़ा टेक अवे है। पहली राइटिंग सिस्टम, 60 मिनट और 24 घंटे का टाइम साइकिल, एडवांस्ड मैथ जहां 2 का वर्गमूल खोजा गया, दुनिया के पहले शहर, और गिलगमेश जैसा कालजयी साहित्य। अगर हमें इस पूरे डीप डाइव से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो, तो वो ये है लेखन और शहरी जीवन। जैसा कि हम जानते हैं, ये सभ्यता की जुड़वा नींव है। राइट। बिना लिखे हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा सकते थे, और बिना शहरों के हम एक साथ मिलकर बड़े और जटिल काम नहीं कर सकते थे। इन दोनों चीजों की शुरुआत वहीं दजला और फरात नदियों के बीच हुई थी। तो आज के इस सफर को यहीं समेटते हैं। इन सभी सोर्सेज ने यह साबित कर दिया है कि मेसोपोटामिया का नाम सिर्फ कुछ प्राचीन खंडहरों या म्यूजियम में रखी पट्टिकाओं तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे वो मजबूत नींव है जिस पर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया, हमारा समय, हमारा गणित और हमारे शहर खड़े हैं। हम भले ही उनसे हजारों साल आगे आ गए हों, लेकिन आज भी हम उनके बनाए सिस्टम्स के अंदर ही सांस ले रहे हैं। ये सच में एक बहुत ही हम्बलिंग विचार है। हम अक्सर खुद को इतिहास के शिखर पर मानते हैं, लेकिन हमारी बहुत सी अचीवमेंट्स उन गुमनाम लोगों की मेहनत पर टिकी हैं, जिन्होंने पहली बार गीली मिट्टी पर को निशान बनाया था। एब्सोल्युटली।